वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम कवर करेंगे जेटवर्क के आईपीओ की, डीएचएफएल और यस बैंक का जो लोन फ्रॉड था और मार्केट में डाउन ट्रेंड क्यों चलते जा रहा है। क्या इंडियन मार्केट बहुत ही जल्द बियर मार्केट में कन्वर्ट होने वाली है। ओला इलेक्ट्रिक के इंसॉल्वेंसी के बारे में भी बात करेंगे। डिजिटल कंपटीशन बिल आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे और पेप्सिको इंडिया के बारे में। सबसे पहली न्यूज है मार्केट में गिरावट की और बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो रेड में है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब ये जो गिरावट है वो सबको पता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की वजह से आई है, लेकिन एक चीज और आपको हैरान कर सकती है वो ये कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने मार्च के पहले 15 दिन में ही इंडियन इक्विटी मार्केट से 30,000 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, जो लगातार 14th वीक का आउटफ्लो है। तो ये बहुत ही कंसर्निंग फिगर्स हैं और ये देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट और नीचे जा सकती है। और 2025 में अब तक टोटल अगर मैं बताऊं तो 1.42 लाख करोड़ रुपीस का आउटफ्लो हो चुका है। और इसका रीजन सबको पता है। पहला तो जो यूएस ट्रेड टेंशन है, टैरिफ वॉर है, उसके साथ हाई यूएस बॉन्ड यील्ड्स और जो रूपी का डेप्रिसिएशन होते जा रहा है वो भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है मार्केट से पैसा बाहर जाने का। तो फिलहाल अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ गोल्ड या फिर जो सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं उसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से पैसा बाहर निकाल करके। वैसे फिलहाल मार्केट करेक्शन में है, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि ये जो करेक्शन है ये बियर मार्केट में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि 2023 का अगर मैं आपको बताऊं डेटा तो 2023 में इंडिया के अंदर 1.71 लाख करोड़ रुपीस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनफ्लो आया था। यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 2023 में 1.71 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया था और जब रैली आई तो फिर अब वो लोग पैसे बाहर निकाल रहे हैं। और अगर ऐसे ही पैसे बाहर निकलते रहे तो फिर बियर फेज बहुत ही जल्द स्टार्ट हो सकता है। अगली न्यूज है स्टारबक्स की। स्टारबक्स एक डिलीवरी ड्राइवर जिनका नाम मिकेल गार्किया है, उनको $50 मिलियन देने वाला है। अगर मैं इसको रुपीस में कन्वर्ट करूं तो लगभग 434 करोड़ रुपीस बनता है ये। अब ये पैसे दिए क्यों जा रहे हैं मिकेल गार्किया को, मैं वो समझाता हूं। ये जो इंसिडेंट है पूरा ये 8 फरवरी 2020 को हुआ। क्या हुआ 8 फरवरी 2020 को ऐसा जिसके वजह से स्टारबक्स को 434 करोड़ रुपीस का कंपनसेशन देना पड़ रहा है। हुआ यूं कि लॉस एंजलिस के एक स्टारबक्स आउटलेट पर जब मिकेल गार्किया एक ऑर्डर पिकअप कर रहे थे, उन्होंने अपना ऑर्डर लिया जो एक टेकआउट ट्रे में दिया गया था उनको, जो भी उनका ऑर्डर था। लेकिन वो जो काफी गर्म होता है, जब भी आप हॉट कॉफी कोई ऑर्डर करता है, कुछ इस तरह की चीजें, तो गर्म वैनिटी ड्रिंक का जो लेड होता है वो सही तरीके से सील नहीं किया गया था। अब वो सही से सील नहीं था, इसके वजह से उनके लैब पर यानी कि उनके गोद में वो हॉट ड्रिंक गिर गया। उसके वजह से उन्हें 3rd डिग्री का बर्न हुआ और 3rd डिग्री बर्न बहुत ही डेंजरस होता है और इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। तो जब भी ये इंसिडेंट हुआ फिर वो कोर्ट गए और मिकेल ने ये दावा ठोका कि इसमें पूरी की पूरी गलती स्टारबक्स की थी और वहां के स्टाफ्स की थी और उसके वजह से यानी कि जो भी उनको सहना पड़ा, मेडिकल का जो पूरा खर्चा था, उनको सर्जरी भी करानी पड़ी, मेंटल हैरेसमेंट करना पड़ा, साथ ही साथ उनका जो ट्रॉमा फेस हुआ था वो करना पड़ा। तो इन सभी रीजंस के वजह से उनको कोर्ट में जाना पड़ा और उन्होंने कोर्ट में पूरा लॉसूट फाइल कर दिया स्टारबक्स के खिलाफ। वो भी लॉसूट किस तरह का था, ये था नेग्लिजेंस का लॉसूट। लॉस एंजलिस में ये सारी चीजें होती हैं। इंडिया में लॉस तो है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका पालन जल्दी नहीं होता है। आप कोर्ट में जाओगे तो फैसला आने में, अगर फैसला आएगा, लेट सपोज आपने किसी की जान ले ली, तो आपको एक ऐसे लिखवा करके छोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मिकेल है उन्होंने ये भी बताया है कि मेंटल ट्रॉमा तक तो ठीक था, उन्होंने ये भी बोला कि उनका लाइफ का जो इंजॉयमेंट था वो लॉस हो गया। अब ये इंजॉयमेंट कैसा था, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोर्ट में तो उन्होंने बोला है कि उन्हें स्किन ग्राफ्ट सर्जरी करानी पड़ी थी। और अब फिलहाल स्टारबक्स का कहना है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा हमदर्दी कि उनके साथ ये चीज हुई और मिकेल को इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। लेकिन इसमें स्टारबक्स की गलती नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स करते हैं और उनके स्टाफ भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो फाइन लगाया गया है वो फाइन बहुत ही ज्यादा है, तो वो हायर कोर्ट में इसको अपील करेंगे। वो जूरीज के इस फैसले से नाराज है। अब ये जो पूरा केस है ना, ये मैकडोनल्ड्स के जैसा ही है। मैकडोनल्ड्स का जो कॉफी स्पिल लॉसूट हुआ था, अगर आपको पता होगा, तो फिर ये केस भी उसके जैसा ही है। और जो मैकडोनल्ड्स का
केस था उसमें भी कस्टमर को बहुत ही बड़ा कंपनसेशन देना पड़ा था मैकडोनल्ड्स को। वैसे आपको क्या लगता है, कोर्ट ने जो 434 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया हुआ है या फिर कंपनसेशन, वो सही है या फिर कंपनसेशन थोड़ा छोटा होना चाहिए, 50 करोड़ 100 करोड़ के आसपास? लेकिन ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो कॉफी गिरी थी या फिर जो भी हॉट बेवरेज गिरा था वो उनके गोद पे गिरा था, तो फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो फ्यूचर में कोई भी बच्चे न कर पाए, क्योंकि ये 3rd डिग्री बर्न था और उनके जेनिटल्स पर लगे थे और साथ ही साथ स्किन ग्राफ्ट सर्जरी भी हुई थी। तो हो सकता है कि इस इंजरी की वजह से फर्टिलिटी पे बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़े। अगली न्यूज है बेंगलुरु के एक ईवी स्टार्टअप की और बहुत ही मजेदार न्यूज है। इस स्टार्टअप का नाम है प्रवेग। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक टैक्टिकल डिफेंस व्हीकल बनाया हुआ है जो फॉरवर्ड पेट्रोलिंग और ISR ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है और ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसके वजह से उनको आईडेक्स अवार्ड भी मिला है। और ये जो ईवी है ये पूरी तरह से इंडिया में ही डेवलप हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी फॉरेन कंट्रोल नहीं है और पूरा का पूरा जो डेटा का ओनरशिप है वो भी इंडिया के पास ही रहेगा। और ये व्हीकल हाई एल्टीट्यूड्स और रफ टेरेन में टेस्ट हो चुका है और इसको अप्रूवल्स भी मिल चुका है। साथ ही साथ मैं आपको इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये बताऊं कि ये जो व्हीकल है ये फील्ड पे रिपेयर भी हो सकता है। नॉर्मली जब आप कोई कार ड्राइव करते हो तो आपकी जब भी कार खराब होती है तो आपको रिपेयरिंग करने के लिए शॉप पे लेके जानी पड़ती है, या फिर आपने जिस भी ब्रांड का कार लिया हुआ है वहां उसके शोरूम में या फिर उसके सर्विस सेंटर लेके जाना होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ऑन फील्ड रिपेयरेबल है। वैसे इंडिया को ऐसे ही बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप की बहुत ज्यादा जरूरत है जो इंडिया को डिफेंस सेक्टर में और मैन्युफैक्चर सेक्टर में आगे लेकर के जा सके। वैसे 2 सेक्टर जिसपे आप सभी को प्राउड होना चाहिए वो है IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर। IT सेक्टर का दुनिया में बोलबाला है इंडियन कंपनीज का और फार्मा कंपनीज का। दुनिया में लगभग 6 से 7 दवाएं जो कोई भी बीमार व्यक्ति कंज्यूम करता है उसमें से एक दवा हमेशा इंडियन कंपनी द्वारा ही मैन्युफैक्चर की गई होती है। तो ये हम सब भारतीय के लिए बहुत ही प्राउड की बात है और हमें सबको इस पर गर्व होना चाहिए। और अगर आपको ये फैक्ट्स नहीं पता थे जो मैंने अभी फार्मा सेक्टर के बारे में बताया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद आ रहे हैं तो डिसलाइक करके कमेंट में अपना रीजन भी लिखिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही बिजनेस न्यूज डेली मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी जरूर हिट करिए। अगली न्यूज है जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग की। जेटवर्क मैन्युफैक्चरिंग जो फिलहाल $3.1 बिलियन की कंपनी है, ये अगले 15 से 24 महीनों में अपना IPO लाने वाले हैं। और कंपनी ने इसी सैटरडे को श्री पेरुम्बदूर में अपना जो 15 एकड़ का नया प्लांट है उसका इनॉग्रेशन भी किया और उस प्लांट में वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, AC और IT हार्डवेयर के कंट्रोल बोर्ड्स बनाए जाएंगे। और ये इंडिया के मेक इन इंडिया मिशन के साथ काफी अच्छे से अलाइनमेंट होता है। गवर्नमेंट चाहती है इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का और उसकी तरफ ये बहुत ही बड़ा कदम है। और ये तमिलनाडु के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और इंडिया के $500 बिलियन ESDM गोल का एक बड़ा हिस्सा है। अब आप सोच रहे होगे कि ये ESDM क्या है। ESDM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली इंडिया ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत ग्लोबल लेवल पर एक अच्छा कॉम्पिटिटर बन करके आए और हाई क्वालिटी के जो मशीन्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करे और एक्सपोर्ट करे। अगली न्यूज है DHFL और यस बैंक लोन फ्रॉड से रिलेटेड केस में अभी स्पेशल कोर्ट ने 4,733 करोड़ रुपए का ये जो फ्रॉड था जिसमें इंडियाज बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और DB रियलिटी के प्रमोटर्स शाहिद बालवा और विनोद गोइंका के खिलाफ CBI चार्जशीट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि इन दोनों कंपनीज के प्रमोटर्स के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा था, सारे एविडेंस आधे अधूरे थे। तो कोर्ट ने डांगी और DB रियलिटी प्रमोटर्स के लुकआउट सर्कुलर भी कैंसिल कर दिए हैं। अभी ये काफी कॉम्प्लिकेटेड न्यूज है क्योंकि इसमें काफी नाम जुड़े हुए हैं, इसलिए शायद आपको ना समझ में आया हो, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि ये सारा फ्रॉड क्या था और इसका बैकग्राउंड क्या था। तो ये फ्रॉड हुआ कैसे था। यस बैंक ने लोन दिया था DHFL को। लोन दिया था कितने का, 4,733 करोड़ रुपीस का। अब इस लोन का जो बड़ा हिस्सा था वो DHFL ने गलत तरीके से डाइवर्ट कर दिया था। अब DHFL ने जो पैसे दिए थे वो बिल्डर्स को दिए थे। तो DHFL के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वाधवान ने 678
48 करोड़ रुपीस संजय छाबरिया की कंपनी जिसका नाम है FIIPL उसको ट्रांसफर कर दिया था और ये पैसा फिर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम पर डाइवर्ट किया गया। फिर इसमें DB रियल्टी का कनेक्शन कैसे होता है, क्योंकि मैंने न्यूज में DB रियल्टी का भी नाम लिया था, फिर मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का भी नाम लिया था। तो ये जो DB रियल्टी का कनेक्शन है पूरे केस के साथ, ये कुछ इस तरह से है कि DB रियल्टी का एक सब्सिडरी कंपनी है ना, जिसका नाम है नीलकमल रियल्टर्स टावर। इन्होंने भी यस बैंक के साथ 350 करोड़ रुपए का डील किया था। डील कहना शायद गलत वर्ड है, बेसिकली इन्होंने लोन लिया हुआ था। अब ये पैसा उन्होंने DB रियल्टी के दूसरे ग्रुप कंपनीज के उधार चुकाने और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज कर लिया। इन शॉर्ट अगर मैं ये सारा बताऊं कि ये सारे केसेस क्यों चल रहे थे, तो वो इसलिए चल रहे थे कि इन कंपनीज ने लोन लिया था यस बैंक से किसी भी चीज को करके कि नहीं ये जो लोन का अमाउंट है वो हम अपनी कंपनी में यूज करेंगे, हम ये करेंगे। जैसे आप जब लोन लेने जाते हो तो हाउसिंग लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है ना, वैसे ही इन्होंने भी लोन लिया, बट उन्होंने वो लोन का पैसा सर्कुलेट कर दिया, कहीं और यूज कर दिया या फिर गलत तरीके से उसको डाइवर्ट कर दिया। तो ये पूरा केस था इन लोगों के पास। तो अभी भी कोर्ट का फैसला आ गया है और शाहिद बालवा और विनोद गोयनका काफी खुश होंगे इससे। अगली न्यूज है ओला इलेक्ट्रिक की, और ये न्यूज आपको थोड़ी सी हैरान भी कर सकती है। बेसिकली ओला इलेक्ट्रिक की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर दी गई है। अब इसके अगेंस्ट जिसने पिटीशन फाइल की है वो है रोस्मेट्रा डिजिटल सर्विसेज और रोम्समेट्रा सेफ्टी सिस्टम्स। अब ये हुआ क्यों है, बेसिकली इन दोनों कंपनीज का कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक ने 24.5 करोड़ रुपीस का पेमेंट इनको नहीं दिया है, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विसेज और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के लिए ड्यू था। और अगर NCLT इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एक्सेप्ट कर लेती है तो ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का कंट्रोल क्रेडिटर्स के हाथ में आ सकता है, या फिर क्रेडिटर्स उसको बैंक करप्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये न्यूज थी ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि इस शेयर का जो प्राइस है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि IPO के बाद से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर्स 65% नीचे गिर चुका है। और अब तो कंपनी जॉब कट्स भी कर रही है, और कंपनी के ऊपर एक और प्रॉब्लम आई है, मैंने पीछे न्यूज में कवर किया था कि कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट रेड भी कर रही है क्योंकि इनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इशू था। ऊपर आई कार्ड पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो। अब उस रेड्स के वजह से इनको बहुत सारे शोरूम्स बंद करने पड़ रहे हैं अपने। अगली न्यूज है डिजिटल कंपटीशन बिल की। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि सरकार डिजिटल कंपटीशन बिल पर कोई जल्दीबाजी नहीं कर रही है और इसका पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही इसे लाया जाएगा और इसको लागू किया जाएगा। अब ये डिजिटल कंपटीशन बिल क्या है और इसको क्यों लाने की मांग हो रही है? बेसिकली डिजिटल कंपटीशन बिल एक नया कानून होगा जो इंडिया के डिजिटल मार्केट में फेयर कॉम्पिटिशन्स को इंश्योर करेगा और बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, मेटा और फिर अमेजॉन, एप्पल जैसे टेक कंपनीज को बाधित करेगा कि वो फेयर मार्केट प्रैक्टिस करें और मोनोपोली या फिर किसी भी तरह का डोमिनेंस न करें, वो कोई भी अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर प्रैक्टिस न करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं जो फॉरेन कंट्री में है। अब यूएस में ये एलिगेशन लगाया गया है, यूएस या फिर आई डोंट नो, मुझे याद नहीं वो कंट्री कौन सी है, बट ये जो केस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं वो केस बताता हूं आपको। हुआ ये कि लोगों का कहना है कि जब भी कोई एंड्रॉइड फोन खरीदता है तो उसके अंदर गूगल क्रोम रहता है, यूट्यूब रहता है और अभी अभी उनके जो प्ले स्टोर रहता है और अब तो गूगल पे भी आने लगा है, जीमेल रहता है और जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म है वो भी गूगल का है और ये सारे एप्स भी गूगल के हैं। तो इसके वजह से आज तक कोई बहुत बड़ा नया ब्राउजर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप देखो, आप सबसे ज्यादा क्रोम या गूगल यूज करते हो, आप आउटलुक की जगह जीमेल यूज करते हो, आप कोई और चीज नहीं यूज करते हो, आप यूट्यूब यूज करते हो। तो ये चीज हुई ही इसलिए क्योंकि पूरे इकोसिस्टम पे गूगल का कब्जा है। अगर एंड्रॉइड में बाय डिफॉल्ट क्रोम ना हो, क्रोम की जगह मोजिला फायरफॉक्स हो और फिर आप क्रोम इंस्टॉल करो जाकर के, तो फिर आप देखो पूरी दुनिया में लोग मोजिला फायरफॉक्स ही यूज करेंगे। फिलहाल अगर आप ट्राई करोगे तो आप यूट्यूब अनइंस्टॉल नहीं कर सकते अपने फोन से, क्रोम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, प्ले स्टोर अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, और अगर आप कोई और ब्राउजर अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। अगर उसका उल्टा हो जाए, अगर मोजिला फायरफॉक्स बाय डिफॉल्ट ऑप्शन पे आ जाए और गूगल क्रोम की तरह मोजिला फायरफॉक्स को अनइंस्टॉल न किया जा सके, तो आप मेरा यकीन मानो फोन पे लोग गूगल क्रोम की जगह मोजिला फायरफॉक्स ही यूज करना शुरू कर देंगे। तो इसकी जो पूरी केस है इस तरह का, फॉरेन में इस पे डिबेट चल रहा है और एंड्रॉइड या फिर गूगल आप कह लो, गूगल को टेक डाउन भी किया जा सकता है इसके वजह से। देखते हैं चीजें क्या होती हैं। पूरी
पूरी तरह से तो टेक डाउन नहीं होगा, बट रूल्स चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनफेयर एडवांटेज दे रहा है गूगल को, और इसी की वजह से गूगल के हर एक प्रोडक्ट मोनोपोली की तरह आ गए हैं। चाहे आप जीमेल ले लो, क्रोम ले लो या फिर यूट्यूब ले लो, और मुझे तो लगता है कुछ टाइम बाद गूगल पे की भी मोनोपोली हो जाएगी। अगली न्यूज है पेप्सिको की। पेप्सिको इंडिया अपने स्नैक्स और पैकेज्ड फूड सेगमेंट को और ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें पेप्सिको का प्लान है कि वो इंडियन फ्लेवर पे और ज्यादा फोकस करें। अब इनका प्लान क्या है और ये एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है। ये पहले तो इंडिया को 9 क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे ताकि रीजनल टेस्ट को मैच किया जा सके। और आपको पता होगा इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ विवाद होता है। हर तरह के लोग हर जगह हैं, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है। फिलहाल लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र लैंग्वेज और कन्नड़ा, और आप समझ रहे हो अभी क्या वॉर है। तो वैसे ही यहाँ पे इंडिया में मार्केटिंग करने का तरीका भी अलग है हर एक स्टेट में। हो सकता है कोई चीज दिल्ली में चल रही हो तो हो सकता है वो चीज बिहार में ना चले या फिर तमिलनाडु में ना चले। तो वैसे ही अब ये क्लस्टर्स के हिसाब से टेस्ट मैच करेंगे, और लेस के साथ साथ कुरकुरे के मसाला फ्लेवर्स हर एक रीजन में अलग होंगे। और इसके लिए कंपनी आसाम में नए प्लांट भी बना रही है, और 2 नए प्लांट्स का भी प्लान है फ्यूचर में इनका। वैसे तो यार मैं हर एक रीजन का टेस्ट करना चाहूंगा जो इनके नए ब्रांड्स आ रहे हैं, लेज और कुरकुरे। देखता हूँ शायद ऑनलाइन मिलेंगे तो मैं उसको ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा। वैसे आपको ज्यादा क्या पसंद है, लेज या फिर कुरकुरे? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, ताकि हम और तेजी से ग्रो करें। और उसी के साथ साथ लेता हूं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।